हेलो क्लास 12th। तो बच्चों नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम भी अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्टिंग से चलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास कोलाम्स लॉ। तो हम भी स्टार्टिंग कोलाम्स लॉ से ही करते हैं। तो कोलाम्स लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मीन्स ये कहना चाहता है कि जो फोर्स है, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों, इनके बीच में दूरी जो है वो हम आर मान लेते हैं। तो कोलाम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दैट मींस प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, यानी कि 1/r²। अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो ये कुछ बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए तुम्हें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जिसको हम यहाँ पे k नाम देंगे, और इस k की जो वैल्यू होगी वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹। या फिर हम इस k को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो चलो परमिटिविटी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम दैट डिटरमाइन हाउ मच इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन दैट मीडियम। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक्चुअली हमें ये बताती है कि किसी भी मीडियम में जो चार्ज पार्टिकल रखे गए हैं उनके बीच में कितना फोर्स हमें महसूस होने वाला है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, इनके बीच में एयर थी। तो फिर फोर्स का फॉर्मूला हुआ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, जो कि यहाँ पे हम उसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलेंगे, वो एयर के लिए होती है कम। तो जिसकी वजह से परमिटिविटी कम होने की वजह से जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। यानी कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो ज्यादा तब लगेगा जब हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की या एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो घटेगी। तो एप्सिलॉन हमें यही बताता है, प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो हमें ये बताता है कि इनके बीच में जो फोर्स है वो कितना लगने वाला है। अगर ये वैल्यू कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। अब यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट यूज करा था k, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे ये एयर है, ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिखा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये एयर में फोर्स निकाला। अब मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है, तो ऑब्वियसली आता है चार्ज के वैल्यूज को भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मीडियम चेंज कर देना है। तो मान लेते हैं कोई मीडियम आ गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, जब हम इन दोनों को रेशियोज में निकालेंगे, हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो एफ ए अपॉन एफ एम, फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन एनी मीडियम, तो ये वैल्यू कट जाएगी, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मूव करेगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, यानी कि ये मीडियम का है और नीचे फ्री स्पेस है, इस रेशियो को जो है उसका नाम बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि इसको ही हम यहाँ पे के लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या के होता है उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी तुम्हें। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ही होता है कि रिलेट करना, तो फिर मीडियम को किसी भी एयर या फ्री स्पेस के साथ रिलेट करने को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना 9 × 10⁹, ये
हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ फ्री स्पेस, यानी कि जब एयर होगी तभी रख सकते हैं, बाकी कंडीशन पे ये चेंज हो जाएगी। मीडियम के चेंज होने से ये वैल्यू भी चेंज होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब कोलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, देखो हमने क्या करा, एक ग्राफ ले लेते हैं, यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल Q1 ले लिया और यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल Q2 ले लिया। जो चार्ज पार्टिकल Q1 है उसकी पोजीशन वेक्टर बता दिया कि R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर बता दिया कि R2 है ओरिजिन से। तो ये दोनों हमने इसके पोजीशन वेक्टर बता दिए, ठीक है। अब फोर्स जो है वो एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में उस फोर्स को लिखना चाहते हैं। तो फिर अब जैसे मान लो इस पार्टिकल ने इस पर फोर्स लगाया, ठीक है, ये पार्टिकल इसको धकेलेगा, तो ये पार्टिकल बाहर को जाएगा। क्यों जाएगा बाहर को? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल्शन करेंगे, तो ये इसको दूर धकेलेगा। अच्छा, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, उस पर थोड़ी बात करते हैं। तो फोर्स किस पे लगा उसको पहले लिखा जाएगा। फोर्स किस पे लगा? सेकेंड पार्टिकल पे। किसने लगाया? पहले पार्टिकल ने। तो ये F21 हुआ। अब कोलाम्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे उसको भी समझो। जब ये पार्टिकल से इसको फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स यहां से यहां को लग रहा है, नीचे की तरफ को, तो डायरेक्शन लिखी जाएगी R12। ध्यान से समझना, फोर्स जब लगा इस पे तो इसको क्या लिखा मैंने? F21, मतलब फोर्स 2 पे लगा, 1 ने लगाया। ऐसे लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे? हम जिसकी तरफ को जा रहे हैं, तो हमने यहां से शुरू करा है 1 से, हम 2 की तरफ जा रहे हैं, तो पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। और फोर्स के केस में जिस पे फोर्स लग रहा है पहले उसको लिखेंगे, ये 2 पे लग रहा है, 1 ने लगाया, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है इसको लिखा जाएगा R21 वेक्टर। ऐसे ही अगर F12 लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21, क्योंकि अब देखो इस पे जो फोर्स लगेगा वो बाहर को लगेगा। किस पे लगा? 1 पे। किसने लगाया? 2 ने। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसकी पोजीशन वेक्टर्स की भी बतानी पड़ेगी डायरेक्शन वेक्टर को, तो ये हो गया R21 कि मैंने 2 से शुरू करा 1 की तरफ को, फिर उसको ऐसे लिखा जाएगा। बाकी फिर स्क्वायर तो आएगा ही क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में था। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अपडेट भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे लिखा तुमने, मान लो F21 के Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R21 का यूनिट वेक्टर। R21 का यूनिट वेक्टर क्यों लिखा हमने? देखो जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमें डायरेक्शन बताने के काम आता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, पर यूनिट वेक्टर किसके काम आता है? डायरेक्शन बताने के। कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर? से R21 निकालना है यूनिट वेक्टर, तो R21 वेक्टर लिखा जाएगा, उसको R21 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब अपने वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर आता है। तो ये यूनिट वेक्टर लगाने का ये मतलब है कि ये मुझे डायरेक्शन बता रहा है, तो इस फोर्स की ये मुझे यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें इसके बारे में पता लग गया। अब यूनिट अगर पूछेंगे तो फोर्स की यूनिट तुम्हें पता है, वो न्यूटन ही होती है, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम जो भी वेक्टर वैल्यूज हैं, उन वेक्टर वाली वैल्यूज को हम कभी भी उसमें साइन कन्वेंशन नहीं रखेंगे, यानी कि प्लस माइनस नहीं रखेंगे, क्योंकि जो वेक्टर वाली वैल्यूज हैं उनको डायरेक्शन के बेसिस पर पहले ही बना चुके होगे, तो उसमें साइन नहीं रखोगे माइनस का, वो सब प्लस में ही चलेगी। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें तुम प्लस माइनस रखोगे, पर वेक्टर क्वांटिटी में तुम साइन नहीं रखोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहीं से आगे तुम न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखो, तो हमने माना कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल Q1 था,
ठीक है, इस चार्ज पार्टिकल Q1 पे Q2 और Q3 जो है या Q4 जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब इस पे इसने फोर्स लगाया तो इसको तो लिखा जाएगा F1 2। किस पे लगा, 1 पे लगाया। किसने लगाया, 2 ने लगाया। इस पे चलते हैं। हाँ, ये सब पॉजिटिव चार्ज है। जितने भी डेरिवेशन हम करेंगे सब में आप पॉजिटिव चार्ज लेके चलोगे, नेगेटिव लेके नहीं चलोगे। अब इधर से इस पे फोर्स लगा, किसने लगाया, 3 ने। किस पे लगा, 1 पे। तो जिस पे लगा उसको पहले लिखेंगे F13। इसकी बारी, ये फोर्स लगा, कितना लिखा जाएगा, F14। तो जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, वो होगा F21 F13 F14। इन सबको जोड़ दोगे। ठीक है, अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात ये है, तुम इसको जोड़ तो दोगे, पर इनको जब जोड़ोगे ना तो उस समय तुम्हें इसको वेक्टर एडिशन के थ्रू जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम इसको ऐसे ही नहीं जोड़ पाओगे, तुम्हें इसको वेक्टर एडिशन के थ्रू जोड़ना पड़ेगा। चलो थोड़ा समझाता हूं कैसे। देखो, मान लो ये ट्राइंगल दिया गया हो एग्जाम में, और यहाँ पे Q1 एक चार्ज हो, और यहाँ पे Q2 है, और इधर Q3 है। ठीक है, और अभी सभी को पॉजिटिव मान रहे हैं। तो जब ये इस पे फोर्स लगा रहा है, हम इस पे निकाल रहे हैं, तो ये लगा रहा है F12। ये वाला लगा रहा है, तो ये लगा रहा है F13। ठीक है, F13। अब एक फोर्स जा रहा है ऐसे, दूसरा फोर्स जा रहा है ऐसे, तो जो नेट आंसर है वेक्टर का वो बीच से आएगा। तो तुम्हें इन दोनों के बीच का एंगल पता होना पड़ेगा उस समय। तो फिर ऐसे, जैसे इसको मैंने F1 नाम दिया, ठीक है, इसको F2 नाम दिया, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला उस समय बनेगा √F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, ये थीटा इनके बीच का एंगल होगा। हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से तुम चीजों को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, जैसे मान लो एक फोर्स F1 इधर को गया, F2 भी इधर को ही गया, तो तुम इन दोनों को जोड़ लोगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर बाय चांस एक फोर्स इधर को आ रहा है F1, F2 उधर को जा रहा है, डायरेक्शन ऐसे निकालोगे। हाँ, कैसे डायरेक्शन में, देखो ये पॉजिटिव तो रिपल्शन। पर अगर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो फिर ये अंदर को आता, फिर तो अट्रैक्शन हो जाता ना। तो फिर नेगेटिव के केस में अंदर को लाएंगे फोर्स को, पॉजिटिव के केस में फोर्स को बाहर को भेजेंगे, नेगेटिव के केस में अंदर को लाएंगे अपनी तरफ को। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको हमें करना पड़ेगा F1 माइनस F2 इस तरीके से। ठीक है, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा कि Q1 Q2 अपॉन, मतलब ये दूरियां हम निकाल के रख लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दूरियां निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे k की वैल्यू तो बता दी मैंने, 9 × 10⁹ अगर एयर है तो। ऐसी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। एयर के लिए वैल्यू 8.85 10⁻⁻12 होती है। इतना तुम्हें याद रखना है। आई होप तुम्हें ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक ये समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो में हम तुमसे इस पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।